हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग वर्धन वंश के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो हर्षवर्धन जो है उसके विजय अभियानों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कुछ विजय अभियान बचे हुए थे, उनको भी आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पुलकेशिन द्वितीय का जो अभियान था, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में पढ़ा था। उसी के आगे सिंध का युद्ध, यानी हर्षवर्धन अब सिंध के साथ युद्ध करता है, सिंध के शासक के साथ। हर्ष के सिंध पर आक्रमण की जानकारी हमें हर्षचरित से मिलती है। अनुमान किया जाता है कि वल्लभी नरेश को परास्त करने के बाद सिंध पर आक्रमण किया होगा। वल्लभी के शासक कौन थे? वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय, याद रखिएगा, ध्रुवसेन द्वितीय वल्लभी के शासक थे। उनको पराजित करने के बाद ही हर्षवर्धन ने सिंध पर आक्रमण किया। हर्षचरित में लिखा है कि हर्ष ने सिंधुराज को युद्ध क्षेत्र में मर्दित करके उसकी राजलक्ष्मी को छीन लिया। राजलक्ष्मी का कहने का मतलब उसके राज को छीन लिया। सिंध के साथ वर्धन वंश का वैमनस्य प्रभाकर वर्धन के समय से ही चल रहा था। अतः यह संभावित था कि हर्ष ने सिंध पर आक्रमण करके वहाँ के राजा को परास्त कर दिया हो। लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि उसने सिंध को अपने राज में मिलाया नहीं। कहने का मतलब सिंध को पराजित तो कर दिया, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे अपने राज्य में मिलाया नहीं, बल्कि उसे अपने प्रभाव क्षेत्र में यानी मैत्री क्षेत्र बनाए रखने में रहने दिया, अपना मित्र बना करके छोड़ दिया, अपने अधीन कर लिया। वेनसॉन्ग ने अपनी सिंध यात्रा के दौरान सिंध का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में वर्णन किया है। तो सिंध को जीत लेते हैं हर्षवर्धन, लेकिन अपने राज्य में मिलाते नहीं, उसका राज वापस कर देते हैं। फिर पूर्वी अभियान मगध, कांगोद एवं बंगाल पर अधिकार, यानी एक बार पहले भी हो चुका है, शशांक को पराजित किया गया था। अब दूसरी बार फिर से पूरब की तरफ हर्षवर्धन जाता है। अपने शासनकाल के उत्तरार्ध में हर्षवर्धन ने पूर्वी क्षेत्रों की विजय के लिए पुनः मतलब दोबारा एक सैनिक अभियान चलाया। इस बार वह मगध यानी बिहार, कांगोद यानी उड़ीसा और बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित करने में सफल हो गया। चीनी लेखक मातवान लिन ने कहा कि शिलादित्य ने 641 ईस्वी में मगध राज की उपाधि धारण की। हुइली द्वारा लिखित ह्वेनसांग की जीवनी से ज्ञात होता है कि ह्वेनसांग के 643 ईस्वी में कामरूप पहुंचने से पहले हर्ष ने कांगोद यानी गंजाम, उड़ीसा तथा बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उपर्युक्त सभी राज्य मगध, उड़ीसा, बंगाल इसे पूर्व शशांक के अधीन थे। यानी जो सारे राज्य थे जिन पर हर्षवर्धन ने अधिकार किया था, ये पहले शशांक के अधीन थे। लेकिन शशांक की मृत्यु कब हो गई थी? लगभग 637 ईस्वी में। उसके बाद जो है हर्षवर्धन ने इन सारे क्षेत्रों को जीत लिया। यहाँ लिखा हुआ है उसकी मृत्यु के पश्चात ही हर्ष ने इन क्षेत्रों पर अधिकार किया। अब अगला अभियान है पर्वतीय प्रदेशों पर, जैसे कश्मीर, नेपाल और कामरूप। यहाँ पर भी कहा जाता है इन्होंने इनको अपने अधीन किया। हर्षवर्धन ह्वेनसांग की जीवनी में बुद्ध के एक दांत को लेकर, बुद्ध का एक दांत, भगवान बुद्ध के एक दांत को लेकर कश्मीर के शासक, कश्मीर नरेश का मतलब कश्मीर के शासक और हर्षवर्धन के मध्य विवाद हुआ। ये प्रसंग आता है ह्वेनसांग की जीवनी में। ह्वेनसांग की जो जीवनी है इसमें इस बात का वर्णन मिलता है कि बुद्ध के एक दांत को लेकर हर्षवर्धन और कश्मीर के राजा के बीच विवाद होता है। इस आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि कश्मीर पर हर्ष ने अधिकार कर लिया, लेकिन इस बात की पुष्टि के लिए और प्रमाण अपेक्षित है, मतलब और ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलते हैं। हर्षचरित में यह उल्लेख मिलता है कि हर्ष ने हिमाच्छादित पर्वतों के दुर्गम प्रदेश से कर प्राप्त किया। इसे कुछ विद्वानों ने हर्ष की नेपाल विजय का संकेत माना। ठीक है, तो कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जो हिमाच्छादित पर्वत है ये नेपाल ही था। राधा कुमुद मुखर्जी ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया और नेपाल में
हर्ष संवत के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं, ऐसा इन्होंने कहा, जिनसे हर्ष का वहाँ अधिकार सिद्ध होता है। तो राधा कुमुद है, ये कहते हैं कि वहाँ पे हर्ष संवत मिलता है नेपाल में। इसका मतलब यही है कि हर्ष का वहाँ पे शासन था। कामरूप के राजा भास्कर वर्मा ने कामरूप निरंतर हर्ष के प्रभाव क्षेत्र में बना रहा। हर्ष के राज्यारोहण के समय हर्ष के राज्यारोहण के कुछ समय पश्चात ही हर्ष से मैत्री संबंध स्थापित कर लिए थे। किसने? भास्कर वर्मा ने। दक्षिण भारत के चालुक्य एवं राष्ट्रकूट शासकों के लेखों में जो विवरण उपलब्ध होता है उसमें हर्ष को सकलोत्तर पथनाथ कहा गया है, यानी संपूर्ण उत्तरी भारत का सम्राट। इसी प्रकार बाणभट्ट ने इसे चतुसमुद्राधिपति कहा है, चतुसमुद्राधिपति, सर्व चक्रवर्ती कहा है। ये सारी चीज़ें हर्षवर्धन को कही गई हैं। इन आधारों पर अनेक विद्वानों ने हर्ष को संपूर्ण उत्तरी भारत का स्वामी माना, यानी संपूर्ण उत्तरी भारत पर हर्षवर्धन का अधिकार था। विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं। हर्ष ने प्रभाकर वर्धन से पैतृक रूप में थानेश्वर का राज प्राप्त किया था, जिसमें दक्षिणी पंजाब और पूर्वी राजपूताना के प्रदेश शामिल थे। कन्नौज के राजा गृहवर्मा की मृत्यु के बाद हर्ष के साम्राज्य में कन्नौज का राज भी मिला लिया गया। कन्नौज के राज उत्तर प्रदेश में मगध के राज कुछ भाग का सम्मिलित था, यानी कन्नौज में क्या क्या सम्मिलित था? उत्तर प्रदेश का कुछ भाग था और मगध राज का कुछ भाग था। तो उस कन्नौज को हर्षवर्धन ने किस में मिला लिया? थानेश्वर में। इसके अतिरिक्त कुछ प्रदेशों पर उसने स्वयं विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके साम्राज्य में ह्वेन-सांग द्वारा वर्णित 5 भाग थे। कौन कौन थे? पूर्वी पंजाब का कुछ भाग था, उत्तर प्रदेश और बिहार का था, बंगाल, उड़ीसा, ये सब भाग शामिल थे। इसके अतिरिक्त अनेक राज्यों से उसके मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिसमें वल्लभी, कामरूप, नेपाल, कश्मीर और सिंध उसके सीधे नियंत्रण में न थे, किंतु किसी न किसी रूप में उसके नियंत्रण में थे, यानी उनसे संबंध था। लगभग 42 वर्ष की दीर्घ राजकाल के पश्चात 648 ईस्वी में हर्षवर्धन का देहावसान हो गया। 647 कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है, तो चाहे 648 बोलिए या 647। हर्ष के किसी उत्तराधिकारी की जानकारी हमें नहीं मिलती है। हर्ष के साथ ही पुष्यभूति वंश के गौरवशाली युग की समाप्ति हो गई। हर्ष के बाद राजनीतिक परिदृश्य पर पुनः विसंकलन का दौर शुरू होगा। तो ये हर्षवर्धन के विजय अभियानों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया 2 वीडियो में। अब हम लोग इसके प्रशासन और इसके सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थितियों के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।